Morning students, welcome in my YouTube classes, that is chapter 5 class 11th state of matter. Subscribe my YouTube channel chemistry learning with Rahul Gupta and let's start chapter 5 class 11th state of matter. Students, state of matter के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, चलिए और थोड़ा briefly explain करते हैं state of matter के बारे में. तो सबसे पहली टर्म है हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स. पहले हम बात कर लेते हैं. चलिए देखिए कि रोड और कार्नर ने एक लाइन कहा है, द snowflake falls yet lays no long, it freights grabs on mother earth, eerie sun returns it to vapors whence it comes and to waters trembling डाउन द रॉकी स्लोप्स. ये एक लाइन रोड और कॉर्नर ने कहा है. स्टेट ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होती. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो सकती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं. देखिए चलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फर्स्ट प्रॉपर्टीज से बात करते हैं स्टार्ट. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स लाइक एटम और मॉलिक्यूल्स. देखिए वंडरफॉल ने 3 टाइप में फोर्स किए थे एक्सप्लेन, डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल्स. इसी के बेस पर बात करेंगे. तो जितने भी एट्रैक्टिव मॉलिकुलर फोर्स होते हैं वो वंडरवॉल फोर्स होते हैं. इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्पर्जन फोर्स यानी कि लंदन फोर्सेस. लंदन फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये देखिए. एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को दोनों को देखिए किस तरीके से उनकी डायरेक्शन है. या तो उनकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इलेक्ट्रॉन चार्ज का, जो एक ही टाइप की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज में आपका चाहे वो लेफ्ट में रहे या राइट साइड में रहे तो उनका अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव के लिए रहता है. The temporary dipoles of atoms A and B attract each other. Similarly, temporary dipoles are induced in molecules also. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक रिजल्ट है कि उनका डाइपोल जो है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करेंगे. देखिए यहाँ पर एक इंटेंटेनियस डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है ए, जो कि अनसिमेट्रिकल डाइपोल है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लंदन फोर्सेस क्या हुआ उस चीज को समझ लीजिए. फ्रिज लंदन ने इसे एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, प्रपोज ने, जर्मन फिजिसिस्ट थे. सो द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल्स इज नोन एज लंदन फोर्सेज, और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेज. दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स 1/r⁻⁶, where r is the distance between two particles. These forces are important only at short distance like 500 picometer. फिर उसके बाद करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की. देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग परमानेंट डाइपोल. एंड ऑफ द डाइपोल प्रोसेसेस पार्टिकल चार्जेस एंड दीज चार्जेस आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा. देखिए दो पार्टिकल्स यदि हम देखेंगे तो उन पर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा और वो चार्ज ही क्या करते हैं, उस चार्ज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. यदि पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए. यही चीज हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेज में रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट बाय लंदन फोर्सेज आल्सो. Thus, complicative fact is that the total intermolecular forces in polar molecules increases. जैसे आप इसमें स्ट्रक्चर में देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन रहेगा जैसे पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल में है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है. क्यों होता है इसका रीजन? सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर. डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जो रहेंगे वो वीकर रहते हैं आयन आयन अट्रैक्शन में. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻⁶. r क्या है हमारे पे? डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे. वहीं नेक्स्ट हमारा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज. इस चीज को इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा. सो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल्स लकिंग परमानेंट डाइपोल. यानी कि ये परमानेंट डाइपोल के बीच में और जो अनफॉर्चुनेटली यानी लकिंग परमानेंट डाइपोल है उनके बीच का अट्रैक्शन जैसे है. जैसे क्लोरीन क्लोरीन में देख सकते हैं, वाटर में देख सकते हैं. तो क्लोरीन क्लोरीन क्या है, दोनों एक यदि एक सेम मॉलिक्यूलर है तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेगा. जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो अपने और ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा वो अट्रैक्शन कम और इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा. ये पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए वाटर में देखिए, क्योंकि ये अपने आप में पोलर रिप्रेजेंट करता है तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये इंक्रीज होती है. हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंक्रीजेज.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है। देखिए ब्रोमीन वाटर में देख लीजिए, ब्रोमीन वाटर में कंपैरिजन देखेंगे तो वहां पर ब्रोमीन का इंटरेक्शन एनर्जी जो रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी 1/r⁴ आर डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, जो हम बात कर रहे थे अमोनिया में, वाटर मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, सॉलिड स्टेट में। तो ये चीजें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? अभी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो होते हैं जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलते हैं, जैसे प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड्स में आप देख सकते हैं, ये ग्वानिन और साइटोसिन यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद मॉलिकुलर मोशन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेज ऑन वन अनदर। टू मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट इनटू क्लोजर contact with each other. Repulsion between the electron clouds and that between the nuclei of two molecules comes into play. Magnitude of repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecules decreases. तो ये एक रीजन है। जैसे जैसे हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वहीं लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है और गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये उनकी थर्मल एनर्जी पर बेस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यदि बात करें तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी जो है वो सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज होती है, क्योंकि उनमें गैस मॉलिक्यूल्स में जो आपका वाइब्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। सो थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर लगेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाइब्रेट करने लगेंगे, एनर्जी को रिलीज करने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखिए हमने सॉलिड के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, लिक्विड के बारे में पढ़ा है, अब गैस के बारे में बात करते हैं। गैस क्या है? ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट स्टेट है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो थर्मल एनर्जी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो यदि वो इंक्रीज होगा तो वो डाउन हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डाउन हो जाएंगे। जैसे आप गैस मॉलिक्यूल्स में देखेंगे स्पेस कम, तो वो क्या होंगे? वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोशन कम होने स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा गैस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ कंडीशंस कम कर देंगी। वहीं कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं हम, तो स्टूडेंट्स गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, गैसेज हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड द लिक्विड्स, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ द गैसेज आर नॉट फिक्स्ड, दीज एज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर, gases mix evenly and completely in all proportionals without any mechanical aids. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो गैस की डिपेंड करती हैं। दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के बारे में हमने डिस्कस पहले नहीं किया था ज्यादा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सिंपलिसिटी ऑफ गैसेज इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। नॉर्मली किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर, प्रेशर पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, टेम्परेचर पर। और वही चीज हम पढ़ेंगे अब आगे के लॉ में, जिनमें सबसे पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसॉग लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट वॉल ने कंडीशन, एक कंक्लूजन दिया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट of a gas varies inversely with its volume. So P is inversely proportional to volume. P inversely proportional 1/V and P equal to K 1/V. कह सकते हैं आप PV equal to constant. It means that at constant temperature, product of pressure and volume of a fixed amount of a gas is constant. ये सबसे पहला लॉ था, वॉयल्स ने दिया था, रॉबर्ट वॉयल ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप नोट करेंगे यहाँ पर जल्दी से। तो हम कह सकते हैं यदि दो गैस के प्रोपोर्शनल की साइन की बात करेंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दैट इज द जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट टू टेम्परेचर और टू प्रेशर और वॉल्यूम इन द डिफरेंट कंडीशंस। इसका ग्राफ भी देखेंगे अभी, इसमें कैसे ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा था अभी, सो P इज इक्वल टू K अपॉन V, PV इक्वल टू K। जैसे जैसे प्रेशर का इफेक्ट हो वैसे वैसे ही वॉल्यूम जो है वहां पर वो इंक्रीज होता जाएगा। यदि प्रेशर देखिए P1 P2 और V1 V2 के लिए कंडीशन ली है हमने, यदि यहाँ पर अलग अलग प्रेशर तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K, दोनों का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये गैस B और गैस A के लिए हमने अलग अलग शो किया है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा।
देखिए दूसरी कंडीशन है वहां पर जो P2 V2 लिया है हमने, देखिए यहाँ पर एक ही गैस के लिए, तो ये चीज टेम्परेचर जो है मेन है वहां पर फिक्स्ड है। वॉल्यूम का और प्रेशर का रेशियो देखिए, जैसे जैसे वॉल्यूम का इफेक्ट रहेगा एक कर्व टाइप का फॉर्म हो रहा है। देखिए ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेशियो रहेगा, ये चीज भी आपको ध्यान समझनी है। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करा तो क्या रहेगा वहां पर, तो पूरी कंडीशन के लिए टेम्परेचर रहेगा तो कांस्टेंट, बट वॉल्यूम और प्रेशर पर इफेक्ट डालेगा। जैसे कि T1 टेम्परेचर के लिए अलग रहेगा, T2 के लिए अलग रहेगा, T3 के लिए अलग रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर समझना है, ये आइसोथर्म कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट वरीज ओनली विथ टेम्परेचर, is curve corresponding to a different constant temperature and is known as an isotherm constant temperature plot. Higher curves corresponding to higher temperature. It should be noted that volume of gas doubles if pressure is halved. यदि प्रेशर हाफ हो गया तो वहां पर वॉल्यूम्स क्या होगा, डबल्स होगा। अब आगे बात करेंगे चॉल्स लॉ के बारे में। तो देखिए चॉल्स लॉ क्या बताता है वहां पर, चॉल्स लॉ एक्सप्लेन करता है टेम्परेचर वॉल्यूम में, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो दिया वो प्रेशर कांस्टेंट। सो अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइजेज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने वॉल्यूम का जो रेशियो दिया वो चीज देख ली यहाँ पर, उन दोनों का रेशियो। उन्होंने कहा कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर V0 वॉल्यूम है, T डिग्री टेम्परेचर और VT ले लिया या V ले लिया हमने, ठीक है। तो इनका जो रिलेशनशिप रहा वो क्या रहा, VT इक्वल टू V0 प्लस VCT अपॉन 273, ठीक है। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया वो VT इक्वल टू V0 ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273.15, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रेशियो रहता है यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। T प्लस 273 एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा ऊपर वाला, बाकी वैल्यूज तो आपको गिवन है। तो V इक्वल टू V0 T अपॉन 273 और यहाँ पर T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो V0 अपॉन 273 इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा वहां पर V इक्वल टू KT। दिख रहा है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, V इक्वल टू KT। ये चॉल्स ले ने एक्सप्लेन किया था, चॉल्स लॉ ने, ठीक है। सो इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चॉल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसका रेशियो भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो लाइन यहाँ पर ग्राफ में अभी रिप्रेजेंट होंगी तो वो लाइन कहलाएंगी हमारी आइसोबार्स। क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम ग्राफ रहेगा, उस चीज को यहाँ पर देखिएगा क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर की ही बात कर रहा है वो। देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए बीच में ये जो लाइन फॉर्म्ड होंगी अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो चीजें वहां पर आइसोबार कहलाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज्ड टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम is called absolute zero. All gases obey Chall's law at very low pressure and high temperature. देखिए इस चीज को आप यहां देख सकते हैं, प्रेशर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, P1, P2, P3, P4। तो टेम्परेचर भी वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है वो बिल्कुल थोड़ा अलग अलग हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, किस तरीके से वहां पर इमेजिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एब्सोल्यूट जो जीरो, उसकी डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी, मैंने अभी बता दिया। एब्सोल्यूट जीरो क्या रहता है, वहां पर लोएस्ट हाइपोथेटिकल पावर रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं गैलुसॉक लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज। P अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू K, और इसे कहते हैं हम आइसोचौर। जो ये लाइन हमारी ग्राफ में फॉर्म्ड होंगी उसे बोलेंगे आइसोचौर। K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहां पर P अपॉन T इक्वल टू K हो जाएगा, अभी मैं बात कर रहा था।
तो ये जो रिलेशनशिप है ये ड्राइव होती है आपकी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों की कंडीशंस पर। देखिए ग्राफ देखिए, सो ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोचौर। वॉल्यूम का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 V2 V3 V4 आइसोचौर कहलाएगा ये, ठीक है। इस चीज को इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एवोगाद्रो रिलेशनशिप, एमिडो एवोगाद्रो ने दिया था, अमाउंट वॉल्यूम रिलेशनशिप थी। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर क्या है, आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस लिए हमने, दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है। इट मीन्स V इक्वल टू KN, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ अ गैस हैज बीन डिटरमाइंड टू बी 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज नॉन एवोगाद्रो कांस्टेंट। ये तो वैल्यू आपको पता ही होगी, n है कि एवोगाद्रो कांस्टेंट होता है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है हमारी गैस की, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्हीं के बेस पर अभी एक कंडीशंस बनेगी। अब आइडियल गैस की बात करते हैं। अ गैस दैट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैसेज। देखिए ये चीज यहां पर समझ लीजिएगा, तीनों का एक ग्राफ के बेस पर, एक पीरियोडिक टेबल के बेस पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बॉयल्स लॉ को भी, चार्ल्स लॉ को भी, एवोगाद्रो लॉ को भी। ठीक है, तीनों लॉ यहां पर इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप कंडीशन बेस समझ सकते हैं। वॉल्यूम इंपैक्ट करेगा टेम्परेचर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइडियल गैस हम क्या कह रहे थे, जो तीनों लॉ को, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाद्रो लॉ, तीनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसे बोलते हैं हम आइडियल गैस। नॉर्मली इस पूरे यूनिवर्स में आइडियल गैस है नहीं, बट हम लेट करके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन बनाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn अपॉन P, सो वी कैन से V इक्वल टू RNT अपॉन P, या PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, R की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं अंडर द स्पेशल कंडीशन। देखिए प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 273.15, ये 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी R की 8.314 जूल कैल्विन मोल, जूल पर कैल्विन मोल। तो ये वैल्यू आपकी गैस कांस्टेंट की रहती है एट द STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर आपका जो एटमॉस्फेयर है वो वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। NTP की बात करी थी, STP की बात आपकी बात करेंगे अलग। तो इसे बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस इक्वेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल्स एंड इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैसेज, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। PV इक्वल टू NRT। यदि आप दो गैसेज के लिए लेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR, और दूसरी कंडीशन के लिए P1 V1 अपॉन T2 इक्वल टू NR। NR दोनों के लिए N नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, गैस कांस्टेंट फिक्स, तो वैल्यू आ जाएगी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये दोनों के लिए रेशियो हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और इसे बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। दिख रहा है स्टूडेंट्स, कंबाइंड गैस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये चीज आपको बहुत ध्यान समझ लेनी, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं इसे, जहां पर आपके दो गैसेस का बिफोर या आफ्टर कंडीशंस में एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी और मोलर मास। देखिए स्टूडेंट्स, आइडियल गैस जो है इक्वेशन ये रीअरेंज की गई, तो V इक्वल टू NRT अपॉन P था, तो आप कह सकते हैं V अपॉन N या N अपॉन V इक्वल टू P अपॉन RT। तो M अपॉन M क्या होता है, M वहां पर मोलर मास, जिसे हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो M अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वेट, सॉरी वेट अपॉन मोलर मास, M अपॉन B। तो यहां पर ये रिलेशनशिप रख लेंगे। M अपॉन V किसके इक्वल होता है, D के इक्वल होता है, तो बोलेंगे D अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT। D क्या है वहां पर, डेंसिटी है, D अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT। D क्या होगा, डेंसिटी, सो M इक्वल टू DRT अपॉन P। ये हमारा डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशनशिप आ जाएगी। गैस लॉ थे हमारे 3, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन लर्न इजीली बाय दैट।
दैट इज द परफॉर्मर। वॉल्यूम से ही रिलेटेड है हर चीज। देखिए ऑक्सीजन तो आपको पता है। सो हाउ डू वी नो द प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इन द एटमॉस्फेयर? जॉन डाल्टन ने एक लॉ दिया, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इस लॉ को समझिए। उन्होंने 1801 में एक लॉ दिया था जो एक्सप्लेन किया था मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस पर। सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडिविजुअल गैस दैट इज द प्रेशर विच दीज गैसेस वुड एक्सर्ट इफ दे आर इनक्लोज सेपरेटली इन दिस क्लोज वेसल एट द सेम टेम्परेचर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जैसे मैथमेटिकल में आप कहें कि पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितनी गैसेज हैं उतने को ही आपने उसमें जोड़ लिया। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए बात करी, A मोल B मोल लिए गए हैं, दोनों का प्रेशर अलग है, PS2 अलग, PO2 अलग। अब इसका कंबाइंड कितना रहेगा वो हमारा प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वही चीज समझेंगे। पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा PS2 प्लस PO2। ये तो आपका पी टोटल आ गया आपके पास, यानी टोटल प्रेशर आ गया। ठीक, तो पी टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैस। P1 P2 P3 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज रहेंगे। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या एक्सप्लेन किया उसे समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही चीज फिजिक्स में भी आएगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पी टोटल क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ अ गैस। P1 P2 P3 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज। गैस 1 2 3 जो भी रहेगा वहां पर जितनी गैसेज रहेंगी वो सब उसके लिए हो जाएंगी। PV इक्वल टू NRT, P इक्वल टू NRT अपॉन V। आइडियल गैस इक्वेशन से बात करेंगे आगे। चलिए, जब हम दो कंडीशन यानी दो पार्शियल प्रेशर के लिए बात करेंगे तो वहां पर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो P1 P2 P3 के लिए ले लीजिए आप। भाई P1 से चेंज क्या हो रहा है? केवल नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा, वॉल्यूम तो फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, गैस कांस्टेंट फिक्स है। तो P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P2 इक्वल टू N2 RT अपॉन V और P3 इक्वल टू N3 RT अपॉन V। बस एक चीज चेंज हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज। तो आप यदि इन तीनों को जॉन डाल्टन वाले प्रेशर लॉ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? पी टोटल इक्वल टू आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे RT अपॉन V। RT अपॉन V कॉमन ले लिया जाएगा तीनों से। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, RT अपॉन V क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा तीनों से, तीनों की वैल्यू सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। यहां पर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, बिल्कुल इसका जरूर पूछा जाता है ये। देखिए N1 N2 N3 बस अलग है, तीनों को अलग ले लेंगे हम। RT अपॉन V बाहर रख देंगे उसको उठाकर। दिख रहा है स्टूडेंट्स कैसे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वर्क कर रहा है? सो P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो गया? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 और RT अपॉन V, तो RT अपॉन V से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो आ गया P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N। और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 प्लस N2 प्लस N3 के इक्वल। N क्या है वहां पर? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो रहता है वो किसके इक्वल रहता है? मोल फ्रैक्शन के, यानी X1 के इक्वल हो गया। तो P1 अपॉन P टोटल किसके इक्वल हो गया? X1 के इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हैं P1 इक्वल टू X1 P टोटल, P1 इक्वल टू X1 P टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही P2 के लिए निकालेंगे तो P2 इक्वल टू X2 P टोटल। P3 के लिए निकालेंगे P3 इक्वल टू X3 P टोटल। इस तरीके से आप जनरल कंडीशन में लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू X1 P टोटल, यानी किसी भी पार्शियल गैस का आपको प्रेशर निकालना है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये समझ लीजिए आप। आपके पास मिक्सचर यदि किसी भी गैस का आएगा तो आप इन्हीं से पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे। P1 क्या है वहां पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस या आई गैस, और XI क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एप्लीकेशन देख लीजिए डाल्टन्स लॉ की कहां कहां है। देखिए, जब आपके पास एक से ज्यादा गैसेस फाइंड आउट हो रही हैं तो वहां आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए। भाई कितना प्रेशर अप्लाई करें जो हमें गैस वो मिल जाए।
ये हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, तो हमने मॉइस्ट गैस के लिए ले लिया पी मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पी ड्राई गैस पी प्लस पी वाटर गैस वाटर वेपर। देखिए पी मॉइस्ट गैस इक्वल टू पी ड्राई गैस प्लस पी वाटर वेपर। एक्वस टेंसिन आएगा यहाँ पर, टेंसाइल मतलब की, तो P इक्वल टू पी, ये भी P है वो मॉइस्ट गैस के लिए। तो ड्राई और वाटर वेपर दोनों की बात करेगा, क्योंकि वो हीट करेगी वो भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगी। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एनआरटी जो भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो मैक्सवेल, बॉन्डजेन, बोल्ट्जमैन और रोल्डॉफ कैल्सियस, इन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई थी मॉलिक्यूलर स्पीड्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रिमेन्स इन कांस्टेंट मोशन। जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी फिक्स तो होते नहीं है, एक्सेप्शंस फर्स्ट ले लिया हमने। ये चीज यहां पर ध्यान से समझते चलिएगा कैसे उन्होंने कंडीशंस एप्लाई करी। आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते, तो उस चीज को वो कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, रैंडम और स्ट्रेट लाइन मोशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो व्हाइल मूविंग दे कोलाइड्स with each other and with the walls of the container. The result in the charge of their speed and redistribution of the energy. So the speed and the energy of all the molecules of the gas at any instant are not the same. जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो वहां पर बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। सो गैस जो होती है हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती है, ये तो हमें पता ही है सबसे पहली बात। तो जब उसका वॉल्यूम कम होगा तो उसकी जो मोशन रहेगी वो तेजी से टकराएगी कंटेनर वॉल से। दिख रहा है आपको किस तरीके से कंटेनर वॉल से वो तेजी से टकरा रहा है वहां पर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन की थी। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी वहां पर पर्टिकुलर स्पीड्स में पॉजेस कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मोस्ट प्रोबेबली स्पीड क्या है वो चीज देख लीजिए। एक्सप्रेशन देखिए, कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक्स। गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एनर्जी पास करते रहते हैं एक दूसरे को। सो ड्यूरिंग कॉलिजन द मॉलिक्यूल्स डजंट सेटल डाउन और स्लो डाउन। वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को पास करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बिल्कुल वैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द ग्राफ शोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल. The maximum in the curves represent speed paused by maximum number of molecules. This speed is called most probable speed, UMP. Vp equal to PV equal to 1/3 m nu square. अब m क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V, m मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और म्यू क्या है वहां पर, u क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, जो देखिए द मीन स्क्वायर स्पीड इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, then we get a value of speed which is different from most probably speeds and average speed, and this speed is called root mean square speed. और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, URMS is equal to root U square bar. ये अपने आप में फॉर्मूला रहता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पे तीन तरह की वेलोसिटी आ गई, एक रूट मीन आ गई, एक एवरेज आ गई और एक मोस्ट प्रोबेबली। तो रूट मीन वाली जो है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर आती है एवरेज और फिर आती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये रिलेशनशिप रहती है इन तीनों स्पीड्स के बीच में। अब इन तीनों के रेशियो की बात करेंगे तो 1:1:120 1:1.128 रेशियो 1.224 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में आपने तीनों चीजें पढ़ी, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एवोगाड्रो लॉ में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपका UMP, UAV और URMS, यानी MP आपको बताया मैंने मोस्ट प्रोबेबल, AV एवरेज और RMS रूट मीन स्क्वायर, इनमें तीनों का जो रिलेशन रहेगा वो 1:1.128 रेशियो 1.224 का रहता है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ल्स लॉ में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर किस में रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा,
जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूलर में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, मैं पोस्टुलेट्स वन बाय वन बात करता हूं। फर्स्ट पोस्टुलेट, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल in comparison to the empty space between them. They are considered as point mass. This exceptions explain the great compressibility of the gas. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद दूसरा है, there is no force of attraction between the particles of gas at ordinary temperature and pressure. The support for the exception comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. Third point, particles of a gas are always in constant and random motion if the particles were at rest have had a fixed shape which is not absorbed. Next point, particles of a gas move in all possible direction in a straight line. During their random motion they collide with each other and with the walls of the container. Pressure is exerted by a gas as a result of collision of particles with the walls of the container. अब ये क्या है आपका, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम, ये रियल गैस के लिए आपका डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व भी है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्रेशर के बीच में जो रेशियो है। ये काइनेटिक का बिहेवियर है रियल गैसेस के लिए। डिविजन फॉर आइडियल गैस बिहेवियर, इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। यदि आप प्रेशर और पीवी के बीच में, ठीक है, तो यह आप रेशियो लेंगे तो ये देखिए आइडियल गैस के हमेशा स्ट्रेट रहता है, और जैसे से आप बड़े बढ़ेंगे, चाहे हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात करेंगे, तो वो उसी तरीके से वहां पर कर्व टाइप में शो कर रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम सिंगल एटॉमिक है तो स्ट्रेट आएगा वो भी, बट थोड़ा तिरछा। वहीं पर जब दूसरे एटम ऐड हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी एब्सोल्यूट ऐड होगी, तो वहां पर एक कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, इट कैन बी सीन इजिली दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर PV versus P plot for real gases is not a straight line. There is a significant deviation for ideal behavior. Two type of curves are seen in the curves for dihydrogen and helium. As the pressure increases, the volume of PV also increases. Second type of plot क्या सीन कर रहा है, वहां पर दूसरी गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूसरी गैसेज को प्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नेगेटिव डिविएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल और रियल गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंट, जो आपका वॉल्यूम प्रेशर पे रहता है। लो प्रेशर पर देखिए कंडीशंस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर किस तरीके से कर्व बना रहा है, ये डिफरेंस रियल गैस और आइडियल गैस में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स,